हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। यह दिल्ली सल्तनत के 18वें सुल्तान थे। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जोना खान, जिनका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, इनका जन्म 1290 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। इनको उल्गू खां फखर मलिक के नाम से भी जाना जाता था। मुंदरी के अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को इनके उपनाम सनकी राजा, पागल राजा, विद्वान राजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के 3 दिन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने 4 फरवरी 1325 को दिल्ली के तुगलक वंश के सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रिटिश इतिहासकार स्टैनली लेनपुल के अनुसार दरबारी महिलाएं तुगलक की प्रशंसा करते हुए उन्हें ज्ञानी व्यक्ति बताती थी। उनकी रुचि फारसी, उर्दू, हिंदुस्तानी, दर्शन, चिकित्सा, गणित और धर्म में थी। सर आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखे हैं कि वे अपने समय के मानविकी विषयों में पारंगत, फारसी कविता के गहन अध्येता, शैली के उस्ताद, वाक्य पटुता के युग में अत्यंत वाक्पटु, तर्कशास्त्र और ग्रीक तत्वमीमांसा में प्रशिक्षित दार्शनिक, जिसमें विद्वान बहस करने से डरते थे, एक गणित और विज्ञान प्रेमी भी थे। बर्नी के अनुसार तुगलक चाहते थे कि उनका राज नुबह रीति रिवाजों को कायम रखे। इब्न बतूता ने भी इनकी अत्यधिक उपहार देने और कठोर दंड देने की निंदा करते हुए लिखे हैं कि वे अपने विवेक पर भरोसा करते थे और दूसरों की राय बहुत कम लेते थे। वे इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि जब भी उन्हें कोई भी उपहार मिलता था तो वे अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए उसे 3 गुना अधिक उपहार देते थे। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1333 में दिल्ली की यात्रा किए थे। इन्होंने मोहम्मद तुगलक के शासन काल के निवासियों के जीवन की विस्तारपूर्वक वर्णन किए हैं। मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली की कई काजी नियुक्त किए थे। यहाँ पे काजी होगा, काजी नियुक्त किए थे और 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजे थे। मोहम्मद तुगलक ऊंचे आदर्शों पर विश्वास करने वाले शासक थे। इन्होंने धार्मिक एवं न्यायिक मामलों में उलेमान का वर्चस्व समाप्त कर एक धर्मनिरपेक्ष राज की स्थापना किए थे, जिसके कारण उलेमान वर्ग कट्टर दुश्मन इनके बन गए थे। इन्होंने जैन विद्वान जैन प्रभासुरी और राजशेखर को अपने दरबार में आश्रय दिए थे। मोहम्मद तुगलक ने सती प्रथा के रोक करने के प्रयास किए थे। इनके शासनकाल में अंतिम मंगोल आक्रमण तरमार सिरीन के नेतृत्व में 1326-27 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण के दौरान मंगोल सिंध तक आ गए थे। इसका एक दल दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर मेरठ तक पहुंच गया था। झेलम के निकट एक लड़ाई में मोहम्मद बिन तुगलक ने न केवल मंगोलों को परास्त किए बल्कि कलानौर पर भी अधिकार कर लिए और कुछ समय तक इनका वर्चस्व सिंध के पार पेशावर तक स्थापित हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदू के मुख्य त्यौहार होली में भाग लिए थे। मोहम्मद तुगलक का प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किए, जिसका नाम इन्होंने दौलताबाद रखे। सुल्तान बनने के पूर्व वह देवगिरी में रह चुके थे। इन्हें लगता था यहाँ से उत्तर और दक्षिण के शासन व्यवस्था ठीक से नियंत्रित किया जा सकता है।
मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक के सड़क का निर्माण करवाए, जिस पर यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह सराय, कुआं इत्यादि का निर्माण करवाए। परंतु दिल्ली से दौलताबाद की दूरी 1500 किलोमीटर से अधिक थी। गर्मी के महीना में राजधानी स्थानांतरित करने के कारण कई लोग की रास्ता में ही मौत हो गई थी। 1330 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करवाया। क्योंकि 14वीं सदी में विश्व में चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए सांकेतिक मुद्रा के रूप में इन्होंने कांसे की मुद्रा चांदी के मूल्य के बराबर चलाए थे। इस प्रयोग से पूर्व चीन के कुबलई खान ने प्रतीक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर चुके थे। 1294 ईस्वी में कातू नामक एक ईरानी शासक ने भी अपने देश में सांकेतिक मुद्रा चलाए थे, किंतु उनका भी असफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक कांसे की मुद्रा का लोगों ने जाली मुद्रा बनाकर बाजार में चलाना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा को सांकेतिक मुद्रा को वापस लेने का फैसला किया और कांसे के सिक्के के बदले चांदी के सिक्के जनता को देने का वचन दिए। कहा जाता है कि तुगलक द्वारा बनाए गए सिक्के के कई गुना ज़्यादा उन्हें बदले में सिक्का वापस मिला और जिसके बदले चांदी का सिक्का जनता को दिए गए, जिसके कारण राजकोष पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान पे आक्रमण की योजना बनाई। इस अभियान को हिमालय के क्षेत्र के कुमाऊं के पहाड़ी प्रदेशों में आरंभ किया गया था। कहा जाता है कि सुल्तान का उद्देश्य मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। उस समय खुरासान के शासक अबू सईद के खिलाफ यहाँ अस्थिरता थी, जिसका फायदा तुगलक उठाना चाहते थे। खुरासानी सरदार द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिक की एक विशाल सेना का गठन किया और उन्हें 1 वर्ष की अग्रिम वेतन दे दिए और बाद में यह अभियान रद्द कर दिया गया। कराची अभियान में भी मोहम्मद तुगलक द्वारा किया गया था, जिसमें 10,000 सेना को इस अभियान में भेजा गया, जिसमें केवल 10 लोग वापस लौटे थे। मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा पहाड़ियों पर भी आक्रमण किए थे। मोहम्मद तुगलक ने कृषि सुधार के लिए एक अलग विभाग दीवान ए कोही की स्थापना 1334 से 45 के ईस्वी के बीच में किए थे। कृषि क्षेत्र की देखरेख और विकास के लिए इस विभाग का गठन किया गया, जिसके लिए 70 लाख टन का ऋण वितरित किए गए। इसके अलावा कृषि की उन्नति के लिए उन्नत फसल गेहूं, गन्ना, जौ, अंगूर जैसे मूल्यवान फसलों की खेती करने का निर्णय लिया गया। इन्होंने सिंचाई के लिए नहर बनवाए। इसके अलावा तुगलक ने किसानों की स्थिति के सुधार के लिए सौंधार या तकवी नामक कृषि ऋण प्रदान किसानों को किया, बेहतर बीज और धन दिए थे। किंतु ये योजना कार्य भ्रष्टाचार, अधिकारी के कुप्रबंध और किसानों की उदासीनता के कारण असफल रही। हालांकि यह प्रयोग कृषि उत्पादन क्षेत्र में एक साहसिक प्रयास माने जाते हैं। मोहम्मद तुगलक ने 2 आब क्षेत्रों में कर को बढ़ाकर 50% कर दिए थे, किंतु उस वर्ष यहाँ अकाल पड़ गया, जो कि 6 वर्षों तक कायम रहा था। सुल्तान ने कर माफ़ कर दिया, किंतु अकाल के कारण यह प्रदेश नष्ट हो गया था। पशुओं और बीज किसानों को देकर उनकी मदद करनी चाहिए, किंतु इस समय तक इतनी लोगों की मृत्यु हो गई थी कि दिल्ली का वातावरण दूषित हो गया था। सुल्तान दिल्ली छोड़ के 100 मील दूर गंगा के किनारे स्वर्णगिरी नामक शिविर पर चले गए, जहां वह 2.5 वर्षों तक रहे थे। मोहम्मद तुगलक के दक्षिण से वापस लौटते ही हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने विद्रोह दक्षिण में प्रारंभ कर दिया और दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे।
अमीरों ने दौलताबाद के निकट एक छोटा सा राज का विस्तार किया और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अवध, गुजरात और सिंध के विद्रोह को दबाने की कोशिश की, किंतु वे असफल रहे क्योंकि यह विद्रोह काफ़ी भड़क चुका था। मोहम्मद बिन तुगलक की अंतिम अभियान 1351 ईस्वी में सिंध के विद्रोही तागी के पकड़ने के लिए ठट्टा की ओर गए थे। इस अभियान के दौरान तुगलक बीमार पड़ गए और 20 मार्च 1351 में सिंधु नदी के किनारे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दिल्ली के गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठे। इतिहासकार बदायूनी ने टिप्पणी की थी कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह उनके मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के बाद इन्होंने टिप्पणी की थी। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।